जो पहला वाला लेसन है यहाँ से पार्ट 2, अभी पार्ट 2 वाला स्टार्ट होगा। ठीक, प्रकाश के ना, तो पूरा क्वेश्चन कितने हैं, सब पार्ट 2 में। पार्ट 1 का पास सबका पूरा करा दिया है, यानी पार्ट 1 का पूरा क्वेश्चन था, हमने अतिलघु का यानी वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन पूरा करा दिया है। अब कोशिश हमारे जहाँ तक हो सका आपको यानी डिस्कस करके कि यानी कम से कम आ सके आपका। अब अगला है एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक, अपवर्तन परावर्तन भी पढ़े हो। ठीक, इसका परिभाषा यानी 10th वाले भी होगा। ठीक, यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक, यानी एक किरण आती है, दूसरी टकरा को वापस लौट जाती है, यानी क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। यानी एक किरण आए किसी फर्श पे टकराएगी और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्या होता है, यानी एक माध्यम से जब किसी दूसरे माध्यम में कोई किरण जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अगला जो लेसन हमारा इसमें है, क्वेश्चन क्या है, एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। यानी एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन का जो सूत्र निम्न है, ऐसे n/v माइनस n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। ठीक, जहाँ n क्या है, सबके बारे में लिखना भी होगा। ठीक, जहाँ n क्या है, अपवर्तनांक है, v आपका क्या है, प्रतिबिंब है, और u क्या है, वस्तु की दूरी, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक, एक बार फिर से n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। ठीक, जहाँ n क्या अपवर्तनांक, v प्रतिबिंब की दूरी, और u वस्तु की दूरी, और आपका r जो है वक्रता त्रिज्या है। ठीक, अगला जो है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। जो लेंस होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी पतले लेंस का अपवर्तनांक, पतले लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वह 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, आपका f क्या है, यहाँ फोकस, n क्या अपवर्तनांक, और r1 r2 यानी किसी क्या त्रिज्या है। ठीक, और लेंस की जो, ठीक है, किसी वह लेंस की फोकस दूरी, लेंस की वक्रता त्रिज्या, अपवर्तनांक, ठीक है, और प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है। तीन चीजें पे, यानी पहला हमारा प्रकाश, हमारा क्या हो गया, लेंस की वक्रता त्रिज्या हो गया, दूसरा अपवर्तनांक पर, तीसरा यानी प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है। ये हो गया। ठीक, इतना ये चीज हो गया आपको इतना। ठीक, और ये भी होगा किन किन बातों पर निर्भर करता है। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है, कांच उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगी। जब हम किसी यानी उत्तल लेंस को पानी में डुबो देते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और उसकी प्रकृति भी बदल जाती है। जब किसी हम उत्तल लेंस को पानी में डुबो देंगे तो यानी उससे क्या होगा, फोकस दूरी पहले तो बढ़ जाएगी, दूसरा वक्रता, उसकी प्रकृति भी बदल जाएगी। तो वह लेंस जो उत्तल लेंस किसकी भांति करेगा, अवतल लेंस की भांति काम करेगा। ठीक, ये वाला किसकी भांति, उत्तल लेंस किसकी भांति बजाएगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करने लग जाएगा। इसकी पहली बात, फोकस दूरी जब बढ़ जाएगी और प्रकृति भी बदल जाएगी, तो यह किसकी भांति करेगा, आपका यह अवतल लेंस की भांति काम करेगा। और उसके बाद चौथा जो है, प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र लिखिए। इसमें प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए, यानी जितने सिंबल हो जाए सब नाम भी बताना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र जो है, ठीक, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, n बराबर जो होता है, n बराबर साइन कोष्टक में a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। ठीक, जहाँ ये क्या है, प्रिज्म कोण। ठीक, ये तो क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। ठीक, और डेल्टा m तो हम क्या कहेंगे, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन। ठीक, कोण, न्यूनतम विचलन कोण हो गया। और हमारा n क्या, यहाँ अपवर्तनांक। ठीक,
इस पे आपको सवाल भी पूछा जाता है इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक, यानी इसके बारे में हमने बता दिया। अब अगला जो वाला क्वेश्चन होगा, यानी कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? कला संबद्ध स्रोतों, यानी कला संबद्ध स्रोत जो होता है, यानी जैसे आप इसके बारे में समझो, जब कोई यानी पदार्थ, ठीक, यानी यहाँ से धीरे 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 ऐसे बढ़ता चला जाए, तो किसी एक बिंदु से कोई चीजें लगातार उत्पन्न होती रहती है, उसे क्या है? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत होता है। ठीक, कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं? ऐसे स्रोत स्रोत जिनका कालांतर समय के साथ नियत रहता है। कला संबंध संबंध स्रोत, आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? अब इसका जो सोल्यूशन है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं? इसका जो उत्तर होगा आंसर, ऐसा स्रोत जिसका कालांतर समय के साथ नियत हो उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक, अब अगला छठा क्वेश्चन। ठीक, कला संबद्ध स्रोत हो गया। हटा
देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। अब इसमें ऐसा स्रोत जिसका कालांतर समय के साथ नहीं होता, ठीक, ऐसा स्रोत जिसका कालांतर समय के साथ नहीं है। समय के साथ यानी समय जो यानी स्थिर है, ठीक, और कालांतर यानी चेंज होता रहे, ठीक, जैसे आप फिल्म में देखते होंगे यानी बनना, अब ऐसे होगा फिर, अब इस पे लगातार एक बढ़ता रहे, ठीक है, इसी कहते हैं कालांतर है, ठीक, जो लगातार ऐसे समय के साथ बढ़ता चला जाए वही कालांतर है। फिर अगला जो है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। अब इसमें लिखा जो प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा अवरोध पर पड़ती है तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारे को आंशिक रूप से मुड़ जाती है। यानी वो क्या कहती है, आंशिक रूप से पूरा पूरा मुड़ जाए। जब किसी पतली धातु स्लिट पर टकराएंगे प्रकाश की किरणें तो यह क्या है, किसी आंशिक रूप से मुड़ जाती है। तो प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक। एक बार फिर से, जब प्रकाश किसी पतली स्लिट पर पड़ती है अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वह स्लिट अथवा अवरोध किसी किनारों को आंशिक रूप से मुड़ जाता है। प्रकाश के तरंगों को इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब अगला जो देखो, देहली आवृत्ति से क्या कहते हैं, ठीक, देहली आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब यानी ये हम ले लिए सोडियम की धातु, ठीक, इससे यानी ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अब यहाँ से जो टकरा के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे सब, ठीक। अब एक न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ, ये धातु का पृष्ठ सोडियम एक धातु है, प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, जब इस पे टकराएगी यानी प्रकाश की किरणें आएगी, यानी जिसे क्या कहते हैं फोटॉन, फोटॉन कहते हैं, ठीक। जब ये आएगी फोटॉन ऊर्जा किसी धातु की सतह टकराएगी तो उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन जो दिया, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का घात फलन कहते हैं। वर्क फंक्शन, ठीक, इसको इंग्लिश में कहा फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहेंगे। अब यही इसी वर्क फंक्शन, यहाँ से जो फोटॉन ऊर्जा इसी पे आ रही है, जो इससे टकराने के बाद जो ऊर्जा यहाँ से निकल जाएगी, ठीक, उसे क्या कहेंगे, कार्यफलन। यानी किसी को जो यहाँ से टकरा रही है यहाँ से, ठीक, एक कार्य करेगी यहाँ से टकराएगी, फिर यहाँ जो ऊर्जा निकलेगी उसे क्या कहेंगे, यहाँ प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं, ठीक। जब टकराई है तो ये क्या हमारा देहली आवृत्ति है। अब यहाँ जो टकराने के काम कर रहा है वो क्या है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। फिर अगला हमारा देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन में संबंध बताइए। ये वाला जो क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन में संबंध बताइए। देहली आवृत्ति बराबर एच बराबर न्यू नॉट होता है, ठीक, न्यू नॉट। जहाँ हमारा न्यू क्या हो गया हमारा, ये देहली आवृत्ति हुआ, एच क्या प्लंक में होता है, जिसका वैल्यूएशन होता है एच बराबर 6.67 × 10⁻⁻34, ठीक, इसका वैल्यूएशन होता है, ठीक। इतना जितने सब है सब यानी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं सब। और 2 दिन के बाद ही आपका एग्जाम है, यानी आज 4 तारीख का 5-6, ठीक। काफी बढ़िया से तैयारी करिएगा, आशा है कि यही क्वेश्चन आपको मिले। इसका जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, 1 MU बराबर कितना था, 931 मेगा वोल्ट, यानी AMU का मतलब 8 एटॉमिक ऑफ यूनिट, ठीक, इसका मास ऑफ यूनिट, और इसके बराबर कितना होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931 के बराबर होंगे, ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय बंधन और नाभिकीय संलयन, ठीक, नाभिक को तोड़ने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिक को इकट्ठा करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक।
नाभिक बंधन ऊर्जा। अब नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। यानी ये क्या तोड़ता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन से होते हैं? पी प्लस न्यूक्लियस को परस्पर अलग अलग करने के लिए जो आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं? कहते हैं नाभिक की बंधन। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितना अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अस्थायी होगा। ठीक, नाभिक की बंधन ऊर्जा जितना अधिक होगी वह नाभिक उतना अस्थायी। नाभिक न्यूक्लियरों को यानी तोड़ने के लिए जो ऊर्जा व्यय होती है उसे नाभिक बंधन ऊर्जा कहते हैं। और किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्टेबल होगा। फिर नाभिक की बंधन ऊर्जा तथा नाभिक के अस्थायित्व में संबंध बताइए। यानी बंधन ऊर्जा, नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है किसके? नाभिक के जो अस्थायित्व के अनुपाती होती है। ठीक, नाभिक की बंधन ऊर्जा नाभिक के अस्थायित्व के अनुपाती होती है। अगला जो है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना क्या होती है? ये घटना नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है? नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होती है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है? नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होता है? यानी आवेशों को ले जाने का अर्धचालक क्या होता है? जिसमें थोड़ा थोड़ा सा करंट जाता है उसे क्या कहेंगे? अर्धचालक कहते हैं। अब इसमें देखो एन टाइप वाला का, एन टाइप में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं ई। और इसमें क्या होते हैं? पी टाइप वाले में कोटर, जिसे ऐसे डॉट्स जैसे गोला से दिखाते हैं, आवेश वाहक का काम करते हैं। और अगला है जो क्वेश्चन, पी एन संधि डायोड में अक्षय परत से आप क्या समझते हैं? ठीक, इसमें देखो एक साइड ऐसे बन गया इधर, ठीक, इसी के बीच वाले अक्षय परत रहते हैं। ठीक, एक एन टाइप, दूसरी साइड पी टाइप। इस साइड वाले के इलेक्ट्रॉन सब भरे रहेंगे, इसमें होल सब भरे रहेंगे ऐसे गोले गोले, और सब इधर ही आने की कोशिश करेंगे, सब इधर। ठीक, अब ये लिखा गया पी एन संधि तो दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहक की उपस्थिति नहीं रहती, यानी चलनशील यानी चलने वाले आवेश वाहक की उपस्थिति नहीं रहती, उसे क्या कहेंगे? अक्षय परत कहते हैं। ठीक, आपका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का अति लघु वेरी शॉर्ट वाला दोनों कंप्लीट कर दिया है। और आप बढ़िया से तैयारी करिएगा। ठीक, 2 वाले मार्क्स वाले सब।